नमस्ते मित्रों। आज का ये वीडियो शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर पर, उनके स्थानांतरण पर, उनके मूल विद्यालयों में। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर को एक शासनादेश जारी किया गया है अवधेश कुमार मिश्र जी द्वारा, जो कि विशेष सचिव हैं। और वो लिखते हैं कि विशेष सचिव की हैसियत से लिखते हैं, महानिदेशक सकुल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और समायोजन के संबंध में वो कहते हैं कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनसे प्रथम चरण में निम्नलिखित प्रारूप पर विकल्प और सूचना प्राप्त की जाएगी, और इसके बाद अगर ये तमाम कंडीशंस फुलफिल होती हैं, पूरी होती हैं, तो उनका ट्रांसफर उनके मूल विद्यालयों में संभव हो सकेगा। क्या क्या उन्होंने कहा है? शिक्षा मित्र का नाम मांगा है, वर्तमान तैनाती के विद्यालय का नाम मांगा है, अपने वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं ये भी पूछा है, मूल विद्यालय की तैनाती का नाम जानना चाहा है, और क्या वे मूल तैनाती के विद्यालय में जाना चाहते हैं अथवा नहीं ये भी पूछा है। विवाहित शिक्षा मित्र महिला के प्रकरण में क्या वे अन्य जनपदों में अपने पति के घर, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत वार्ड में स्थित प्रसिद्ध विद्यालय में जाना चाहती हैं, हाँ या ना में पूछा है। और पूछा है कि यदि हाँ तो विवाहित होने का साक्ष्य या विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। आप और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे त्रिभुवन जी, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और शिक्षा मित्र जो है स्थानांतरण के बारे में चर्चा को गंभीरता से देखना और सुनना चाहते हैं। और इत्तेफाक से चूंकि ये पत्र जो आपने उपलब्ध कराया है मेरे सामने है, और आप खुद भी मेरे सामने हैं जो कि इस विषय को गहराई से और गंभीरता से समझते हैं, इस पत्र के क्या मायने आपको समझ में आए त्रिभुवन जी? मेरा पहला सवाल तो यही। राजेंद्र जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये शासनादेश निर्गत किया गया है 3 जनवरी 2025 के आलोक में, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस शासनादेश में मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी बात कही गई है जो लॉजिकल है। ओके। क्योंकि आपने स्वयं देखा है कि जो शासनादेश आया है उसमें पॉइंट नंबर 3 पे साफ साफ लिखा है कि जिन पुरुष अथवा अविवाहित अब ये अविवाहित शब्द क्यों जोड़ा गया ये समझ से परे है। क्योंकि वर्तमान में मैं समझता हूं कि जो भी हमारे सम्मानित शिक्षा मित्र हैं उनकी एज 40 प्लस है। हाँ, तो कम से कम इतना तो है जी, कम से कम इतना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 40 प्लस तो है ही है। तो वर्तमान में 1% मान लीजिए, आधा % अविवाहित लोग होंगे, अविवाहित। अच्छा। लेकिन शासनादेश में जो उन्होंने अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा, तो ये चीज समझ में नहीं आई कि अविवाहित शब्द क्यों जोड़ दिया गया, पहली चीज। उसके बाद ही उसी में लिखते हैं कि मूल तैनाती विद्यालयों में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाएगा, और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाएगा। अब सवाल यह है कि मूल जनपद और अविवाहित, तो जो महिला शिक्षा मित्र अविवाहित होगी वो अपने मूल जनपद में जा सकेगी। अब यहां पर इन्होंने ये चीज नहीं खोली है कि वो ब्लॉक से ब्लॉक में जाएगी कि ब्लॉक से नगर में जाएगी। ये बात समझने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में नगर निगम है, और अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कानपुर है, लखनऊ है, उन्नाव है, तो क्या महिला शिक्षा मित्र जो अविवाहित है, जी 1 सेकंड में टोक रहा हूं, इन दोनों के संबंध में पॉइंट नंबर 5 पर यह बात स्पष्ट की गई है, अगर आप पढ़ें तो, जिन पुरुष और अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्ति नहीं होती है तो उनको मूल विद्यालय के ग्राम सभा, ग्राम पंचायत
और वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति होने पर तैनात कर दिया जाए। क्या इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है? अरे सर, इसमें इन्होंने तीनों चीजें लिख दी है ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और वार्ड। तो वार्ड तो आ गया नगर में, वार्ड आ गया नगर में, और जो जी। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये आ गया ग्रामीण उसमें। तो अब मान लीजिए जैसे कानपुर नगर है, तो कानपुर नगर अच्छा। में भी ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है। तो हम्म इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में ये बात नहीं खोली है कि हम्म अगर कोई महिला अविवाहित शिक्षा मित्र है तो वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जा सकती है कि नहीं जा सकती है। अच्छा, देखिए, आपके कहने का अर्थ ये है। फंसते हैं कोर्ट में जो मामले फंसते हैं वो केवल टेक्निकल शब्दों पे फंसते हैं, मात्र शब्दों हम्म पे। हम्म और यहाँ पर इन्होंने इस चीज को व्याख्यात नहीं किया है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है। और चलिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में ही लिख रहे हैं कि उनके प्रकरण में दूसरे चरण की कार्रवाई की जाएगी, मतलब सेकंड चरण। और आगे लिख रहे हम्म हैं कि जिसके बारे में विस्तृत निर्देश शासनादेश 3 जनवरी 2025 के मूल हम्म सिद्धांतों के आधार पर समय जारी किए जाएंगे। अब हम्म आप देख रहे हैं कि जनवरी में शासनादेश जारी हुआ था और लगभग हम्म लगभग 1 साल होने जा रहा है, और 1 साल बिल्कुल। बाद ये कह रहे हैं हमारे विभाग के मुखिया कि सेकंड चरण। जब आप ये फर्स्ट चरण लेके आए हैं तो लेके किसके लिए आए हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने आज उठाया। आज प्रदेश में महिलाओं की जो भागीदारी है हमारे विभाग में वो लगभग 50% से ज्यादा है। जी। और जो हमारी महिला बहनें हैं सर, वो लगभग लगभग हम्म सभी विवाहित हैं, बच्चे हैं। हम्म हम्म या ये कहें कि तमाम महिला शिक्षा मित्र ऐसी है, अधिकांश, तमाम नहीं अधिकांश, जिनके जी बच्चों की जी। शादियां हो गई हैं और जो लोग रहना हाँ चाहती हैं शहर में। लेकिन हाँ। सवाल इस बात का है कि जो शासनादेश निर्गत किया गया है उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अपने ब्लॉक से नगर क्षेत्र में आ सकती हैं। हम्म पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि इस शासनादेश को मैं पूर्ण रूप से सही नहीं मानता हूं। इसमें तमाम विसंगतियां हैं, एक हम्म नहीं, तमाम विसंगतियां हैं। हम्म तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि क्या विशेष सचिव जिनके द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है वो इस शासनादेश में संशोधन करते हैं अथवा नहीं करते अब हैं। कितनी बार, त्रिभुवन जी, कितनी बार इस पर विचार होगा? 3 जनवरी को एक शासनादेश आता है, फिर जून में भी आता है। अब ये कहा जा रहा है कि 3 जनवरी और जून को आधार बनाकर आप कार्रवाई शुरू करिए प्रथम चरण की। और कैसे करिए? तो उसमें अविवाहित पुरुष और महिलाओं को प्राथमिकता दे दीजिए, जो कि संभवतः उतने इंटरेस्टेड ना हो जितने की विवाहित महिलाएं हैं। तो कितनी चरण में सर, यह आदेश अविवाहित आएगा? कोई है ही नहीं, हाँ, आपने अविवाहित कहा कोई भी। है ही नहीं। और हाँ। और होंगे भी तो बहुत ज्यादा, 1%। जी जी। हाँ। तो आप क्या, मैं और आप क्या इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं त्रिभुवन जी कि दरअसल इस शासनादेश की मंशा ही भ्रमित है, या उनकी मंशा ही नहीं है कि असल में जमीन पर कोई ऐसा स्थानांतरण किया जाए जो जरूरी हो? सर, ये जो 9 दिसंबर 2025 का शासनादेश है इसमें हम्म बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई हैं या जानबूझ के छोड़ी गई हैं। हम्म दूसरी बात यह है कि ये कहना नहीं चाहिए कि जिनको वाकई में आवश्यकता है तो वो हम्म लोग कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट जाने के हम्म बाद ये शासनादेश चैलेंज हो जाएगा, और जो ये प्रक्रिया है ये वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी। हमारे अधिकारी कहेंगे कि हम क्या करें, आपके लोग माननीय न्यायालय चले गए, हम क्या करें। तो आपको लगता भी है त्रिभुवन जी, अपने लंबे
अनुभव से आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो कि आपको फॉलो भी करते हैं और आपके अनुभव पर भरोसा भी करते हैं, कि इन शासनादेशों की मंशा क्या है? क्या सच में ये ट्रांसफर करने में रुचि रखे हुए हैं? देखिए, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मांग हो रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से और विवाहित महिलाओं की तरफ से, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमको अपने ससुराल के पास रखा जाए, जहां हमारा हाँ। परिवार है वहां पर हमको भेज दिया जाए। और उसमें दो हम्म। प्रकार के प्रकरण थे। एक तो थे अंतर हम्म। जनपदी, हम्म। एक थे जनपद के अंदर और एक थे जनपद के बाहर वाले प्रकरण। वो जी। बिंदु इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। उसको ये कहा गया है कि नेक्स्ट चरण में और जनवरी 2025 के शासनादेश के अनुसार अकॉर्डिंग, हम्म। हम्म। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें गोलमोल कर दी गई हैं। हम्म। अच्छा, अब ये बताइए त्रिभुवन जी, और ये मैं दो सवाल आपसे और पूछूंगा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। ये जी। बताइए कि कितनी संख्या में इस उत्तर प्रदेश में विवाहित महिलाएं शिक्षा मित्र हैं, जो कि अपने ससुराल वाले विद्यालय में या ससुराल के पास वाले विद्यालय में अपना स्थानांतरण चाहती है? कितनी तादाद होगी? देखिए, इसका एक कोई अभी निश्चित पैरामीटर ग्राफ कहें या संख्या कहें प्राप्त नहीं है, लेकिन हम्म। जो 50% जो आरक्षण शुरू में दिया गया और सारी चीजें थी, ये मान के चलिए कि लगभग लगभग पूरे प्रदेश में 70,000 से ज्यादा हमारी महिला बहनें हैं। हम्म। 60 से 70,000 से ज्यादा हमारी जी। महिला बहनें हैं वर्तमान में। अब जो हमने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूं कि तमाम सारे विद्यालय बंद हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। जो नगर क्षेत्र में किराए पे चल रहे थे, जिनकी बिल्डिंगें खराब थी, वो विद्यालय बंद हम्म। कर दिए गए, उनको मर्ज कर दिया गया। वहां पे स्टाफ हम्म। की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, संख्या बढ़ गई। एक एक विद्यालय हम्म। में 4-4, 6-6 शिक्षा मित्र और 10-10, 12-12 अध्यापक हैं। ऐसे में समझता हूँ पूरे नगर क्षेत्र, पूरे प्रदेश में यही हालत होगी। अब सवाल ये हम्म। आता है कि अगर आप ट्रांसफर समायोजन और सारी चीजें कर रहे हैं, तो कम से कम इसमें एक विकल्प एक ये भी हो जाता, विवाहित अविवाहित। हम्म। विवाहित अविवाहित। पुरुष में तो पुरुष लिख दिया आपने, पुरुष में नहीं लिखा है विवाहित अविवाहित। पुरुष को आपने हम्म। पुरुष लिखा है, लेकिन महिला को हम्म। आपने लिख दिया अविवाहित। तो अब अविवाहित महिला है कहां? आपने बहुत 45 खूबसूरत साल पॉइंट अंडरलाइन किया है। मैं दाद देता हूं आपकी नजर की और आपके अनुभव को। मैं इस पत्र को पढ़ रहा था, लेकिन मेरा तो ध्यान इतनी प्रमुखता से इस बिंदु पर नहीं गया जैसे आपने आकर्षित कराया है। जी, और बिल्कुल सही तर्क है आपका कि सारे शिक्षा मित्र 40 प्लस हैं, तो इसमें अविवाहित महिलाएं बची ही कितनी होंगी? अपवाद स्वरूप कहीं हो सकता है, ये एक्सेप्शन हो सकता है अपवाद मात्र। स्वरूप और ये आदेश 1%, उन्हीं के आधा बारे में बात परसेंट। कर रहा है। मुझे तो तो मंशा पर ही, इस पत्र की मंशा पर ही मुझे सवाल उठाने का मन कर रहा है। व्हाट दे एग्जैक्टली विश, ये चाहते क्या है? हाँ, दिस इज दैट इज क्लियर। अनमैरिड वुमेन कहाँ मिलेंगी सर, बताइए आप। सच है। इस सच है, एज में मेरे आकर पास के, बात पूरी करिए। हाँ, इस उम्र के पड़ाव में आकर के जब शिक्षा मित्र रिटायरमेंट की कगार पे है, आप देख रहे हैं कि लगभग पूरे प्रदेश से 100 से ज्यादा शिक्षा मित्र हमारे रिटायरमेंट हो गए हैं और उसी एज पे आ गए हैं, 45 प्लस, जब बच्चों की शादियां हो रही हैं। तो एक तो हम्म। सबसे बड़ा जो विषय है वो अविवाहित शब्द क्यों जोड़ा गया, जानबूझकर हम्म। जोड़ा गया, इस प्रक्रिया को हम्म। बढ़ाने के लिए जोड़ा गया। अब ये हम्म। प्रक्रिया कब तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है। हम्म। जनवरी 2025 में शासनादेश आता है, उसके बाद अब आता है, अब ये कहते हैं हम प्रक्रिया शुरू करेंगे और उसके बाद दूसरा चरण आएगा। हम्म। तो दूसरा चरण क्या 2027 में आएगा या 28 में आएगा? सवाल ये है। वाह, बिल्कुल सही सवाल,
बिल्कुल सही सवाल। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपने स्पष्ट कर दिया है सवाल मंशा पर उठ रहे हैं, तो क्या शिक्षा मित्रों के पास इस शासनादेश या जनवरी और जून के शासनादेश के आधार पर अदालत जाने का विकल्प है? देखिए, अदालत वही जाएगा जिसको नुकसान होगा, पहली चीज, और जिसको उसका लाभ नहीं मिल रहा होगा। अदालत का रुख वही शिक्षा मित्र करेगा जिसको नुकसान होगा या जो उस क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहा होगा। जाहिर सी बात है, हर आदमी स्वतंत्र है न्यायालय जाने के लिए। मैं किसी को या आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ना विभाग पकड़ेगा और ना कोई पकड़ेगा। हर आदमी स्वतंत्र है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि जब हमारी मंशा, हमारी मतलब विभाग की मंशा आपके प्रति सकारात्मक है और थी, तो आपको ऐसा शासनादेश जारी नहीं करना चाहिए था जिसमें तमाम सारी विसंगतियां हैं। तमाम सारी, एक दो नहीं, कई सारी विसंगतियां हैं। और उस समय जब ये बहुत प्रायोरिटी पर जारी किया गया, ऐसा नहीं, बहुत मान मनोबल के साथ, बहुत मान मनोबल के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए हमारे संगठन के लोगों को। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसे जारी हो गया, बड़ा मान मनोबल। अब जब शासनादेश आया, मैंने उसको थोड़ा सा भी वॉच किया, जस्ट आधा घंटे पहले देखा, तब मुझे लगा कि मामला गड़बड़ है। क्या होगा, कैसे होगा, ये आगे का समय बताएगा सर। चलिए, आपने समय निकाला, धन्यवाद आपका त्रिभुवन जी। मैं, चूंकि आप इस संगठन के उपाध्यक्ष हैं, तो मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस विषय को जिससे चर्चा के दौरान आप उठा रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, और बड़े बुद्धिमानी पूर्ण और तर्कपूर्ण तरीके से आपने इसको अंडरलाइन किया है, आई अप्रिशिएट। इसको आप उन अधिकारियों तक, खासकर मिश्र जी जो ये विशेष सचिव जिनके हस्ताक्षर से ये पत्र निर्गत हुआ है, उनके सामने भी रखा जाए। इस चर्चा के माध्यम से तो सार्वजनिक कर ही रहे हैं हम, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को एक पत्र भी लिखना चाहिए, खासकर पदाधिकारियों को, और ये स्पष्ट करने के लिए कहना चाहिए कि आपके इस आदेश का अर्थ हम क्या लगाएं जिसमें अविवाहित महिलाओं की बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है भाई, पूरे प्रदेश से जो वर्तमान की जो मांग थी, मैं देख रहा था और सुनने में भी आया, तो जो हमारी महिला बहनें थी, तो उनका ये कहना था कि हमको हमारे ससुराल में भेज दिया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था लाई जाए, या जिले में ही दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाए। लेकिन ये अविवाहित शब्द जोड़ना क्यों पड़ा, ये समझ में नहीं आ रहा है। अविवाहित, अचंभित हूं मैं। ये तो मूल समस्या से कहीं बहुत दूर छिटक जाना है। हाँ, इस शब्द ने पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया, पूरी प्रक्रिया को। भाई, आप सही कह रहे हैं। जैसे कोई वैकेंसी आए और उस वैकेंसी में ये क्राइटेरिया कर दिया जाए कि कक्षा 5 की मार्कशीट आपकी लगेगी और कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है और उसकी ही मार्कशीट लगेगी जी। तो बड़ा गंभीर विषय हो गया सर कि आज की डेट में जो लोग ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल है, पीएचडी है, और उनसे कहा जाए कि कक्षा 5 की मार्कशीट आपकी लगेगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और आपने सही उदाहरण दिया है और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूं त्रिभुवन जी कि आपके साथ और आप भी, जो भी पदाधिकारी गण हैं, इसको आधिकारिक रूप से स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच त्रिभुवन जी, समय निकालने के लिए। थैंक यू।